इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो पेज नंबर 174 पर है, अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको समझते हुए हम लोग लिखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति की सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने पौधे थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न प्रकार से थी। तो आइए उत्तर समझते हैं। यहाँ दिए गए विकल्प में सी विकल्प जो है वहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी और यहाँ WW है, ये सही होगा क्योंकि आधे पौधे बौने हैं, अर्थात यहाँ पर टी जो है प्रभावी है, ये प्रभावी है और ये स्मॉल टी अप्रभावी है। तो इस तरह से कह रहा है प्रश्न कि आधे पौधे बौने हैं और आधे लंबे हैं। तो इस प्रकार यहाँ विकल्प सी उत्तम होगा। अगर ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने सबसे पहले ही मेंडल के मटर वाला प्रयोग पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लें तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी के बारे में आप समझ जाएंगे और प्रभावी अप्रभावी लक्षण भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, समजात अंगों का उदाहरण है। यहाँ पर हम जानते हैं कि समजात और समरूप दो प्रकार के अंग होते हैं। तो यहाँ विकल्प दिया है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। तो समजात का मतलब होता है कि एक समान, समजात का मतलब होता है कि जो बनावट है, अंगों की संरचना है, वो एक समान कारकों से बना हुआ है। तो ये सभी ABC तीनों जो हैं विकल्प ये सही है, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ये प्रश्न है, कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ उत्तर होगा विकासीय दृष्टिकोण से चीन के विद्यार्थी के साथ हमारी अधिक समानता होगी। यहाँ उत्तर होगा चीन के विद्यार्थी के साथ। अगर चीन का विद्यार्थी यहाँ न रहे तो चिंपैंजी के साथ होगा। तो उत्तर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि चीन का विद्यार्थी इसका उत्तर होगा। चौथा नंबर प्रश्न, एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या करें। यहाँ पर ये बतलाना है कि जो हल्का रंग है यहाँ का प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। तो चलिए उत्तर समझते हैं। इस कथन से हम यह नहीं कह सकते हैं कि आँखों के हल्का रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, क्योंकि मेंडल के प्रभावी और अप्रभावी वाले प्रयोग में दूसरी पीढ़ी में संतति की उत्पत्ति में 4 में से 3 प्रभावी तथा 1 अप्रभावी भी परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार जिस माता पिता की आँखें हल्के रंग की हैं, उनके संतान की आँखें 100% हल्के रंग की हो, यह संभव नहीं है। संभावना है, किंतु बिल्कुल यह नहीं कहा जा सकता कि यही होगा। 5वां नंबर प्रश्न, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है? उत्तर लिखेंगे, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र परस्पर संबंधित है क्योंकि अध्ययन से ही हमें जैव विकास के संबंध का पता चला है। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जब अध्ययन हम कर रहे हैं तभी जैव विकास के संबंध का पता चलेगा। कब? जब उसका वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण करके देखा जाए। आगे देखते हैं, जैसे पहले सरल जीव विभिन्न परिवर्तनों के कारण जटिल जीव में बदलते चले गए और अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन जीव भौगोलिक घटना के कारण
गए और उनका अवशेष हमें आज भी प्राप्त होता है, तब हम उसके संबंध में कुछ सूचना इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार जैव विकास तथा वर्गीकरण के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैव विकास को समझने के लिए हमें वर्गीकरण करना आवश्यक होगा, और जब वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे तभी हमें जैव विकास के संबंध में पता चलेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। आंसर लिखेंगे, समजात अंग अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इसकी आधारभूत संरचना एक समान होती है, जैसे मनुष्य का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात। देखिए, यहाँ समजात अंग जो होता है वो बनावट उसकी एक जैसी होती है, भले ही कार्य अलग अलग करते हैं। जैसे कुत्ते का आगे वाला जो हाथ है उसमें भी त्वचा होती है, हड्डियां होती है, रुधिर होते हैं, और मनुष्य के हाथ में भी त्वचा होती है, हड्डियां होते हैं, रुधिर होते हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण से हम देख लेते हैं कि हम लोग हाथ से चलने का काम नहीं करते हैं, और कुत्ते जो हैं वो अगले हाथ से चलने का कार्य करते हैं, फिर भी ये समजात अंग के उदाहरण हैं। अब समरूप अंग, तो वैसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान काम करते हैं, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना अलग अलग होती है, जैसे तितली का पंख तथा चमगादड़ का पंख। यहाँ स्पष्ट है कि वैसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं, जैसे तितली का पंख और चमगादड़ का पंख है या कौवे का पंख है, ये सभी उड़ने के काम करते हैं, किंतु तितली, चमगादड़ तथा कौवे का पंख अलग अलग प्रकार के कारकों से बने होते हैं। तितली के पंख में रुधिर नहीं होती है, हड्डियां नहीं होती है, जबकि यहाँ चमगादड़ के पंख में रुधिर, हड्डियां और त्वचा सभी होते हैं। वहीं कौवे का पंख देखा जाए तो उसमें बड़े बड़े पंख लगे होते हैं, हड्डियां भी होती है, रुधिर भी होता है। तो ये सभी अंग जो है समरूप अंग के उदाहरण हैं, जो एक समान कार्य करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में यही 6 प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग इसी अध्याय के इस वीडियो को भाग 2 के रूप में अगले वीडियो में समझेंगे, जो प्रश्न नंबर 7 से प्रारंभ होगा। धन्यवाद।